आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया की। बेसिकली इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा। इसके साथ साथ हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसे भी हमने पढ़ा। और इस मूवमेंट के अंदर बेसिकली हमने ये समझा कि इस मूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है और ये मूवमेंट आखिर कैसे और क्यों हुआ, इस मूवमेंट को एक नेशनल मूवमेंट क्यों कहा गया। इसके साथ साथ हमने बात किया कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट जो है उस टाइम के इंडिया पर क्या पड़ा। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि इस जो ये मूवमेंट है बेसिकली ये स्लो कैसे हुआ, इसको स्लो डाउन के रीजन क्या थे, इनकी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिर एक जो नेशनल मूवमेंट जो है वो अचानक से कैसे स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके पीछे की पूरी वजह आपको पिछली क्लास में बताई गई थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, आपको जैसा कि जानकारी है कि हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम कुछ जो सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी और जो गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू थे नेशनलिज्म को लेकर जिस तरीके से आना था, ओके, तो इस नेशनलिज्म को कैसे भारत के अंदर लेकर आया गया इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर कई ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं 1915 के बाद जिसमें कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को एकजुट किया जाए। जहां पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर भारत जो एक बड़ा ही विशालकाय देश है, एक बड़ा ही डाइवर्सिटी इसके अंदर है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते, जिनका कल्चर जो है वो अलग अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में उन सबको एक साथ कैसे किया जाए, इसके लिए कई कोशिशें की गई। लेकिन वो सभी कोशिशें जो थी वो एक तरह से असफल रही। क्यों असफल रही, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपसे कही थी वो क्या थी कि इंडिया के हिस्ट्री को उठाकर आप देख लें, इतिहास के पन्ने को अगर आप पलट कर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम चलेगा कि इन सभी पन्नों में एक चीज नोटिस करने वाली है कि हमारे भारत में इस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। अब सवाल उठता है कि ये चीज आखिर है क्या। ये चीज है, हिंदी में बोलते हैं इसको एकता, यानी अपनेपन की भावना, या फिर कह सकते हो एक तरह का लव अट्रैक्शन, जो कि होना चाहिए किसके, आप और हमारे बीच होना चाहिए। देश में रहने वाले आप जब अपने घर में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि सभी को आपने दुश्मन बना रखा है। आप सभी से कह सकते हो उनकी बातें मानते हो, उनका रिस्पेक्ट करते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली यूनाइट कहते हैं। अब इस चीज की कमी भारत में पहले से ही थी और इसका फायदा जो बाहर से आने वाले लोग थे उन्होंने उठाया। अब कैसे उठाया, इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तौर पे ये है ए, ए दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा आपको, ए दिखा, ओके। बी दिखेगा, अब आपको बी दिखा, नहीं दिखा, अभी दिखा देते हैं आपको, थोड़ी सी इसकी चुटिया बना देते हैं, ठीक है, ओके। इस तरह से ये बी है। अब होता क्या है, ए एक किंगडम है, ओके, क्या है, किंगडम, ए किंगडम। ऐसे बी का एक किंगडम है, किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। होता क्या है, बाहर से एक बंदा आता है और क्या करता है, कुछ नहीं करता, यहाँ आसपास आता है और लोकल जो होते हैं उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद इसने जाना और इसने समझा कि एक चीज जो है इन दोनों में, वो चीज कॉमन नहीं है। वो कॉमन क्या चीज है कि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये इसके राज्य को हड़पना चाहता है और ये इसके राज्य को हड़पना चाहता है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा। तो ये क्या करता है कि भैया इसके पास जाता है और कहता है कि आपको अगर बी का किंगडम चाहिए तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ, इसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और
बी के बारे में वो क्या करता है, भड़काता है उन्हें, ठीक है, गलत सलत बातें कहता है, जिसमें अगर देखा जाए, ध्यान रखें, बी भैया आपको कहता है कि आप कामचोर हो, आलसी हो, इस तरह की चीजें, मतलब कह सकते हो कि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है वो बी के बारे में कह रहा है। बी ऐसा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बी जो है, ध्यान रखिए क्या कह रहा है ए के बारे में, वो सारी चीजें ये बता रहा है अपने हिसाब से। ओबियसली सी बात है, आपको मालूम है कि इन दोनों के बीच बनती नहीं है। तो अब इसका फायदा, अब इसको आया गुस्सा, इसने क्या करा, बिना सोचे समझे भैया हमला कर दिया। अब जब ये हमला करने की अभी सोच ही रहा है, तब तक ये दूसरा व्यक्ति बी के पास जाता है और ए के बारे में कहता है कि ए बी के बारे में बहुत गलत गलत चीजें कह रहा है। इस तरह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि दोनों को मालूम है ए मेरे बारे में क्या कह रहा है और बी के बारे में ए क्या कह रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बीच का व्यक्ति आकर इन दोनों के बीच की जो एक तरह की दोस्ती है, ध्यान रखिए, उसको तोड़ता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, दोनों मारे जाते हैं, और ये पूरा जो ए बी किंगडम है वो किसके हाथ में चला जाता है, सी के आपके चला जाता है, और फिर क्या बन जाता है, सी किंगडम बन जाता है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया आपने, भारत के भी हालात 1947 से पहले ऐसा ही था। क्या था, 1947 से पहले ऐसा ही था। अब ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए और समझा जाए, तो हमारे हालात ऐसे थे, तो क्या लगता है कि हमें गुलाम बनाना, हमें ऑक्यूपाइड करना क्या आसान था। तो आप कहोगे भैया इस तरह के अगर हालात होंगे तो बड़ा ही आसान था, हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेजों ने हमें क्या करा, हमें गुलाम बना लिया, और हमें पता भी नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, आपके घर पे जब कोई मेहमान आता है, तो वो मेहमान ये कहकर नहीं आता कि मैं आपके घर पे कब्जा करने वाला हूँ। वो बड़े प्यार से आपसे बातचीत करता रहेगा, धीरे 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 आपकी चीजों का इस्तेमाल करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आपको भी रियलाइज नहीं होगा कि आप उनके गुलाम बन चुके हो। क्यों, क्योंकि वो बड़े प्यार से आपको ऑर्डर देते हैं, बेटा ये लेकर आ जाओ, बेटा वो लेकर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। आप क्या कहते हो कि भैया बड़े हैं, मेहमान हैं, इसलिए इनकी खातिरदारी वगैरह करना पड़ेगा। कुछ कंडीशन हमारी जो थी वो इस टाइम पे ऐसे ही थी। अब सवाल उठता है कि अब ये जो चीज थी कि भैया आप ऑक्यूपाइड हो चुके हो, आप गुलाम हो चुके हो, इसकी जानकारी हमें कब मिलती है, हमें मिलती है 1850s में, यानी 1850 के दशक में मिलता है। जहां एक चीज की हमें क्लेरिफिकेशन मिलती है, फिर हमारी कई कोशिश के बाद पहली फर्स्ट रेवोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, वो कब होती है, अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा रेवोल्यूशन, वो कब होता है, ध्यान रखिएगा, इसे फर्स्ट क्रांति कहते हैं, फर्स्ट रेवोल्यूशन। ओके, ये कब होता है, 1857 में, लेकिन ये असफल रहता है, क्योंकि हमारे बीच क्या था, ये चीज की कमी थी। इस वजह से अब ये चीजें हुई। फिर उसके बाद लंबे समय तक हम रहे। 1915 में आपको मालूम है कि भैया एम के आए, महात्मा गांधी, और देन उसके बाद उन्होंने किस रास्ते से कहा, भैया जो नन वायलेंस है उसको फॉलो करो और उनसे ही हमें आज़ादी मिलेगी। यानी उन्होंने कहा कि भैया आज़ादी छीन कर नहीं लेनी, आज़ादी बोल कर नहीं लेनी, आज़ादी उनसे मांगनी है। अब उनकी इच्छा होगी वो कब दें और कब ना दे। धीरे धीरे देखा गया कि इससे पहले जो थे, इनके आने से पहले, कह सकते हो भारत में दो तरह के ग्रुप थे। एक ग्रुप था, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग नरम दल कहते थे। क्या कहते थे, नरम दल। ओके, एक था गरम दल। क्या है, नरम दल और गरम दल। नरम दल का क्या कहना था कि भैया हम लोग मांगेंगे, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। नरम दल का क्या कहना था कि हम लोग आजादी, इंडिपेंडेंस मांगेंगे, वो देना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार देंगे, लेकिन इसके लिए हम हथियार नहीं उठाएंगे। अगर वो हमें मारना चाहते हैं, हमें घुसे उसे बजाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खा लो, ठीक है, वैसे ही भूखा हमें लगी रहती है। तो आप देखते हो कि बेसिकली जो अंग्रेजों का माइंड सेट था, अंग्रेज क्या कहते थे कि ये देश जो है वो भूखे नंगों का है, गरीबों का है, तो इन्हें भैया घुसे उसे दिए ना चाहिए। यही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि नरम दल क्या करते हैं, बड़े प्यार से, ध्यान रखेगा, वो क्या मांगते हैं, ध्यान रखेगा, फ्रीडम मांगते हैं। क्या मांगते हैं, फ्रीडम, ठीक है। लेकिन गरम दल का कहना है भैया जब चीज हमारी है तो हम क्यों इनसे मांगे, हम तो छीनेंगे भाई। और छीनेंगे क्यों, क्योंकि वो चीज हमारी है। तो ये फ्रीडम जो है,
वो विद वायलेंस के थ्रू लेना चाहते हैं, ये नॉन वायलेंस के थ्रू लेना चाहते हैं। अब होता क्या है कि धीरे धीरे इसकी परसेंटेज जो थी वो बढ़ती हुई जा रही थी, यानी रेशियो जो था वो 30 और 70 का था। लेकिन होता क्या है, गांधी के भैया जो नॉन वायलेंस की फिलॉसफी थी, तो उसको धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट करा। अब एक टाइम ऐसा लगा कि भैया हम जल्दी आजाद हो जाएंगे, जब ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन होता क्या है कि इसमें आपको नुकसान ज्यादा हो रहा था, हार्म ज्यादा हो रहा था। इसी को कह सकते हो, इसी नुकसान को गिनवा कर, ठीक है, 1915 के अंदर, ठीक है, नरम दल के अंदर आप देखते हो कि महात्मा गांधी एक बड़ा नाम था, धीरे धीरे ये रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये 70 हो गया और ये क्या हो गया, 30 हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों जो दल थे, धीरे धीरे कहा जाता है कि ये दल एक तरह से खत्म हो गया। अब सवाल उठता है कि भैया हम इसको कैसे पहचाने, गरम दल और नरम दल को, ध्यान रखिएगा। तो गरम दल का एक सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो वो कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान रखिए कौन है, सुभाष चंद्र बोस। नाम सुना होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना, बिल्कुल सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस। इनकी एक लाइन सुनी होगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे दूध दो मैं तुम्हें खीर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, उन्होंने क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, आजादी लेने से मिलती है, यानी छीनने से मिलती है। और ये आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, आजादी पाने के लिए आपको अपना खून भी बहाना पड़ेगा, और हो सकता है तो सामने वाले का भी खून बहाना पड़ेगा। ओके। लेकिन दूसरी तरफ अब इसमें बड़े बड़े नाम आपके शामिल होंगे, आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है, वो इसी लीग से आते थे। यानी आप देखते हैं कि नेशनलिज्म वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आप जो डेट देख रहे हो कि भैया 15 अगस्त, ये जो आप डेट देख रहे हो, ये डेट नहीं होती अगर इनके हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, नरम दल के अंदर लाला लाजपत राय, कौन से भैया, लाला लाजपत राय, ठीक है, इस तरह के व्यक्ति थे। महात्मा गांधी हो गए आपके। ये जो लोग थे, ध्यान रखिए, बेसिकली ये कह रहे थे कि आज़ादी हमें मिलेगी, आराम से मिलेगी जब हम उसे मांगेंगे। यानी ये एक तरह का खून खराबा नहीं करना चाहते थे। तो क्या अब आपको लगता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किस ग्रुप में रहना चाहोगे अगर उस टाइम आप होते, ठीक है, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ कि आप किस ग्रुप में होते। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप गरम दल में होते या नरम दल में। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, ठीक है, आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आप किस में रहना चाहोगे, आप रहना चाहोगे गरम दल के अंदर। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप नरम दल के अंदर रहोगे। सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा कि सारा खेल जो था वो सिचुएशन के बेस पर था, कि आपको चीज वो कितनी जल्दी चाहिए। अगर आप जल्दी चाहते हो तो आप गरम दल में शामिल हो सकते हो। अगर आप कह सकते हो कि जल्दी नहीं चाहिए भैया, पेशेंस है बहुत ज्यादा है, आराम से करेंगे, कौन सी भैया हमारी ट्रेन छूट रही है, इस तरह की चीज है, तो आप नरम दल में रह सकते हो। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं धीरे धीरे ये नरम दल का वर्चस्व, दबदबा जिसे हम लोग कहते हैं, वो बढ़ने लगा। अब यहाँ पर एक चीज तो आपने समझ ली, क्या समझा आपने, कि भारत के हालात, आखिर भारत में कॉलोनिज्म जो है वो आया कैसे, वो चीज तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। इसका पता भी कब चला, वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि हम लोगों ने क्या किया। ओके, जब हमें मालूम चला, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप अपने मेहमान को किसी भी तरीके से भगाने की कोशिश करोगे। और ये जो तरीके थे वो आपने अभी जितनी आपकी जितनी क्लासेस हुई है उसमें आपने देखा कि किस किस तरीके से भैया भगाने की हमने कोशिश की है। ओके। अब यहाँ पर सवाल था कि क्या किसी व्यक्ति के हाथों में, अगर दोनों हाथों में मलाई हो, तो क्या वो किसी दूसरे को देना चाहेगा। एक कहानी आपको सुनाई थी, मैं दोबारा सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से रिमाइंड रहे।
मैंने आपसे आपसे कहा कि भैया आप अंबानी के बेटे बन जाओ, तो अंबानी गलती से आपको अपना बेटा समझ लेता है और अपने घर पे ले जाता है और वो सारे ऐशो आराम देता है जो भैया अपने बेटे को उसे देना चाहिए। आपको भी मजे आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले आप 30-40 रुपए वाला भैया चावल खाते थे, वो बंदा 250 रुपये किलो वाला चावल आपको खिला रहा है। चावल की क्वालिटी अलग, इतने पतले पतले, ध्यान रखिएगा जैसे ही आप मुंह में भैया डालो, अंदर सीधा चला जाए, ठीक है, विदाउट एनी भैया डिफिकल्टीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज है, ध्यान रखिएगा भैया, सारे ऐसे आराम आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे क्या भैया आप अंबानी का घर छोड़ना चाहोगे, क्या उसे बताना चाहो कि जी आप उनके बेटे नहीं हो, क्या आप ऐसा करना चाहोगे? तो 10 में से 8 बच्चे क्या कहेंगे, भैया पागल हो क्या, अगर ऐसे लाइफ मेरे को मिल जाए तो मैं बताना चाहूंगा क्या? ऑब्वियसली सी बात है, ह्यूमन नेचर है, ध्यान रखिएगा। जहां पर ये चीज होगी, सेम ऐसे ही अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया है, उनसे उनको फायदा हो रहा है। यानी एक तरह से आप समझ सकते हो कि भैया इंडिया इज अंबानी और अंग्रेज जो है वो क्या है भैया, एक बच्चा है, ठीक है। अब होता क्या है, इंडिया ने भैया उस बच्चे को रख लिया है, उस बच्चे को मजा आ रहा है, ध्यान रखिएगा सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही है। अब उससे कहो कि भैया आप बाहर चले जाओ तो वो आसानी से बाहर जाने वाला नहीं है। इस वजह से आपको लगता है, ध्यान रखिएगा, कि टाइम थोड़ा सा आजादी हमें पाने में टाइम लगा। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे और समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। मैं रफ कर दूं, नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना इसे। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो जहां मैंने अब समझाया, अब बेसिकली आपको अच्छी तरह से मालूम है, क्या मालूम है आपको, कि यहाँ पर एक वर्ड दे रहा हूं आपको, स्वराज। क्या दे रहा हूं मैं? एक मिनट। स्वराज, ओके, हिंदी में स्वराज, ठीक है। अब स्वराज इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। यहाँ पर हम हिंदी के मतलब से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं, जब आपसे पूछे स्वराज का मतलब क्या होता है, तो आप स्वराज से पूछ रहे हो, तो स्वराज कहता है भैया देखो सिंपल सी चीज है, मेरे अंदर ही आंसर है, और इसको जानने के लिए आपको मुझे तोड़ना पड़ेगा। आपको चीजें फोड़ने तोड़ने में मजा आता है ना, लड़ाई झगड़ा करते हो तो उसमें मजा आता हो आपको, सेम ऐसा ही है। स्वराज से जब आपने पूछा भैया आप अपना मतलब बताइए कि स्वराज का मतलब क्या होता है, तो स्वराज कह रहा है भैया आप मुझे जब तोड़ोगे तो मेरे दो हिस्से निकलेंगे, पहला हिस्सा होगा स्वरा स्व और दूसरा हिस्सा होगा राज। यहाँ स्व का मतलब होता है खुद और राज का मतलब होता है शासन, यानी अपनी मर्जी चलाना, अपने हिसाब से भैया चलना, क्या कहलाता है, स्वराज कहलाता है। अब स्वराज को हम इंग्लिश में अगर आइडेंटिफाई करें, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस, ओके, आजादी। हमें क्या चाहिए, आजादी। किससे चाहिए, अंग्रेजों से। हमें चाहिए आजादी और किससे चाहिए भैया, अंग्रेजों से, ठीक है। यानी हमें किससे चाहिए, ब्रिटिश जो है उनसे हमें आजादी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट आखिर क्यों बता रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट है ये गांधी ने दिया था, किसने दिया था, गांधी ने। और इसी इसी कंसेप्ट के बेसिस पर एक पार्टी बनी थी, और उस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी, ओके। इस पार्टी ने ही क्या करा था, अंग्रेजों से स्वराज मांगा था फर्स्ट टाइम। स्वराज का यहाँ मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस, आजादी, ओके, स्वराज मांगा था। तो क्या आपको लगता है स्वराज का मतलब यहाँ पर खुद का शासन, भैया हम अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर अपनी थाली जो है उन सब का कंट्रोल हम खुद चाहते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने कहा बिल्कुल, अगर आप स्वराज चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अब यहाँ स्वराज का बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। देखिए स्वराज का मतलब है ये है घर,
ठीक है। इस ये घर का अब मालिक आप हो। मालिक कौन है? आप लोग हैं। बाहर से व्यक्ति आता है, कहता है घर ये आपका ही है, बट इसमें रहूंगा मैं। आप अपनी मर्जी का करना, मैं अपनी मर्जी का करूंगा। इस तरीके से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, चीज आपकी है, सब कुछ आपका है, लेकिन फैसिलिटीज अगर उठाने की बात करें तो ये भी उठाएगा और ये भी उठाएगा। तो क्या इसे स्वराज कहेंगे? क्या इसे स्वराज कहेंगे? लगता है आपको इसे ही स्वराज कहा जाएगा? ये जो आपको मीनिंग बताइए, खुद का शासन, ठीक है, इसी का मतलब स्वराज होता है? तो जी नहीं। स्वराज का यहाँ मतलब होता है खुद का शासन। आप अपने घर में खुद अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया ये कहेगा अपनी मर्जी से चलना है, ये अपनी मर्जी से, और दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होगा। हालात तो जस के तस रहेंगे। अब सवाल उठा, आखिर क्या किया जाए? तो अब समय के साथ साथ बीच में आवाज उठने लगी कंप्लीट स्वराज की। किसकी उठने लगी? कंप्लीट स्वराज। अब इसे क्या कहते हैं? फुल इंडिपेंडेंस। मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। अब फुल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो? फुल इंडिपेंडेंस का मतलब है भैया कि आप, भैया घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो आप कैसे रह सकते हो? आप उन सभी फैसिलिटीज का कैसे भैया प्रॉफिट उठा सकते हो? आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते। इस तरीके से ध्यान रखेगा, जो ये फुल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है ये चीज। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको चाहिए स्वराज या आपको चाहिए कंप्लीट स्वराज? बताइए, आपको चाहिए कंप्लीट स्वराज या आपको चाहिए सिर्फ स्वराज? तो आप ऑब्वियसली सी बात है क्या कहोगे? कंप्लीट स्वराज चाहिए भैया। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, तो इस तरीके से ये चीज रही। अब इसको पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि गांधी के द्वारा, क्योंकि गांधी को अब लोग क्या समझने लगे हैं? रोल मॉडल समझने लगे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, गांधी को लोग क्या समझने लगे हैं? रोल मॉडल समझने लगे हैं। क्यों समझने लगे हैं? उन्हें ऐसा लगता है यही वो मसीहा है जो हमें अंग्रेजों के अत्याचार से क्या कराएगा? मुक्त कराएगा। क्या कराएगा? मुक्त कराएगा, यानी हमें बाहर निकालेगा। हमें चाहिए आजादी। किससे चाहिए? अंग्रेजों से। और उन आजादी को कौन दिलाएगा? तो जी महात्मा गांधी दिलाएंगे। ओके, तो अब महात्मा गांधी की जो एक बड़ी और सबसे बड़ी जो कह सकते हो कोशिश थी, कौन सी कोशिश भैया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। किसकी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। वो क्या हो गई भैया? फेल हो गई। अब क्या किया जाए? आपके जो मसीहा थे वो तो आपको अभी आजाद नहीं करा पाए। उनकी तो भैया जो मनसा थी या सोच थी, ध्यान रखे, वो असफल रही। अब आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, कोऑपरेशन का मतलब भैया हेल्प ना करना। क्या नहीं करना भैया? हेल्प ना करना। ओके, ये आखिर क्यों अनसक्सेसफुल रहा, यानी ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे मैंने आपको क्लियरली रीजन बताया था। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि ये नन वायलेंस के थ्रू क्या चाहते थे? आजादी चाहते थे। इसके थ्रू आजादी चाहते थे, नन वायलेंस के थ्रू आजादी चाहते थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो ये क्या चाहते थे कि पीसफुली, ठीक है, किसके थ्रू? पीसफुली जो हमारी आजादी है हमें मिले। ओके, इसके साथ साथ ये चाहते थे कि किसी को हार्म ना हो। ओके, विदाउट एनी हार्म ये चाहते थे कि भैया हमें आजादी मिले। और इसके लिए इन्होंने क्या करा? इन्होंने जाना कि भैया अगर हम किसी को कोऑपरेट नहीं करते, क्या नहीं करते भैया? कोऑपरेट नहीं करते, तो हमें जल्द ही आजादी मिल जाएगी, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ध्यान रखें। ओके, एज सुन एज हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो थी वो देखने को मिली, वो क्या था? मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, चौरा चौरी कांड। ठीक है, कौन सा कांड?
चौरा चौरी कांड, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, इस कांड से क्या हुआ कि भैया गांधी जो थे वो काफी ज्यादा उनको चोट लगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी यानी मोरल जो है, ठीक है, मोरल वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए और साथ साथ में जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू थी, थिंकिंग थी, उसको नुकसान पहुंचा। ये नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा हो, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जब बड़े पैमाने पर एट अ लार्ज लेवल पर, यानी बड़े ही पैमाने पर पहला आंदोलन भारत के अंदर देखने को मिला जिसे नेशनल मूवमेंट कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया, नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है वो मूवमेंट, ध्यान रखिएगा, जो एक जगह से, जिसका इम्पैक्ट एक जगह ना पड़ के, ध्यान रखिएगा, सभी जगह पड़ता हो। यानी ऑब्वियसली सी बात है, मान लीजिए कि मैं अपने हाथ की एक उंगली को चाकू से काटता हूं, तो इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, मेरे ऊपर पड़ेगा। लेकिन मैं अपने हाथ में बम लेता हूं और उसको ऐसे जंपिंग करता हूँ, कैच करता हूँ, तो घर में बैठे जितने भी सदस्य होंगे वो ये कहेंगे, करने जो कर रहा है, हमें क्या लेना देना। क्या ऐसा नेचर रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपको मालूम है अगर वो बम मेरे हाथ से छूटा तो भैया सभी छूट जाएंगे। क्या छूट जाएंगे? सभी छूट जाएंगे। इसीलिए जरूरी रहता है, ध्यान रखिएगा, कि मूवमेंट का मतलब, अच्छी बात है, मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट तब कहा जाता है जब उसका इम्पैक्ट दो या दो से अधिक स्टेट पे पड़े। उसे पूरा भारत नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इस मूवमेंट का जो बेसिक इम्पैक्ट था वो क्या था, नॉर्थ इंडिया। और हिस्ट्री के अंदर ध्यान रखिएगा, नॉर्थ को ही पूरा इंडिया कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इस मूवमेंट का जो असर था वो कहाँ था, नॉर्थ में था, यानी उत्तर में था। अब नॉर्थ को ही हिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि भैया ये जो मूवमेंट था ये इंडिया के अंदर था, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक नेशनल मूवमेंट बोला गया, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। अब गांधी यह सोच में पड़ गए आखिर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अपने डेली बेसिस के जो काम होते हैं वो कर ही रहे थे। अब होता क्या है कि किसी एक दिन निकल गए भैया गुजरात के पोरबंदर नामक इलाके में घूमने के लिए। घूमते घूमते अचानक से उनको एक फॉलोअर मिला। उस फॉलोअर ने इंसिस्ट किया कि चलिए आज आप मेरे घर पे खाना वाना खाइए, आपका लंच वगैरह जो भी होगा वो मेरे घर पे होगा। अब गांधी मना नहीं कर पाए क्योंकि वो कई दिनों से इंसिस्ट कर रहा था कि एक बार आप मेरे घर पे आइए, मेरे परिवार वाले जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, आप जिसे पसंद करते हो या फिर कह सकते हो कि जिसकी आप पूजा करते हो, ऑब्वियसली सी बात है कि उसे अपने घर बुलाना चाहोगे। सेम ऐसे ही ध्यान रखिएगा किसके साथ हुआ, गांधी के साथ भी हुआ। अब गांधी जो थे, ठीक है, वो मना नहीं कर पाए क्योंकि बड़े ही प्यार से वो कह रहा था, फॉलोअर जो अनुयायी हैं। अब उसके घर चले गए। अब वो जाता है कमरे में बैठाता है और गांधी बैठ जाते हैं, पानी लेकर आता है, पानी पीते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या चीज, गांधी को जिस चीज का इंतजार था, वो एक मुद्दा ढूंढ रहे थे ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। अब वो मुद्दा यहीं पर उनका इंतजार कर रहा था, उन्हें मालूम ही नहीं था। बगल के कमरे में भैया उस फॉलोअर की बीवी बुलाती है और कहती है, ए जी, लो जी, सुनो जी। क्या सुनो जी? जी, जो हमारा सॉल्ट है वो खत्म हो चुका है। अब आपको एक चीज लग रहा होगा, सॉल्ट खत्म हो चुका है तो भैया मार्केट से जाएगा लेकर आ जाएगा, ठीक है, आज ये नॉर्मल चीज लग रही है। लेकिन उस टाइम पर क्या था, जो नमक है, क्योंकि गरीबी का माहौल काफी ज्यादा था और इतनी कैपेसिटी हर किसी की नहीं होती थी कि वो बार बार नमक खरीदे। अब आप कहोगे भैया गुजरात के अंदर नमक खरीदने की क्या जरूरत है, लोग तो नमक बना सकते हैं, वो तो पास में ही रहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक नेचुरल चीज है। लेकिन होता क्या है, उस टाइम पर अंग्रेजों ने सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस था या सॉल्ट बनाने पर एक कानून बना रखा था कि जो सॉल्ट बनाएगा वो सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये प्रोसेस था,
ये एक लीगल टर्म हो चुका था, जहां आप बिना पूछताछ के या बिना किसी परमिशन के आप सॉल्ट नहीं बना सकते थे, और खरीदने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन उस फॉलोअर के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सॉल्ट क्या था, महंगा हो चुका था। अब ये सारी बातें भैया एक तरह से गांधी के कानों में पहुंच गई। अब गांधी क्या करते हैं भैया, बिना कुछ बताए चुपचाप वहां से अपना छोटा सा मुंह लेकर, यानी कह सकते हो छोटा सा क्यों भैया, क्योंकि वो बड़ी खुशी से आए थे कि लंच वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन भैया नमक नहीं है तो अब तो लंच बनेगा नहीं, और लंच नहीं बनेगा तो भैया खाली पेट ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखते हो कि एक छोटा सा मुंह जो है वो बनाकर वहां से निकल रहे थे। लेकिन उनकी जो आत्मा थी वो खुश थी। क्यों थी? क्योंकि जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहे थे, वो जिस चीज को ढूंढ रहे थे, वो चीज उन्हें मिल चुकी थी। उन्हें वो मुद्दा मिल चुका था जिससे सभी लोगों को जोड़ा जा सके। अब आपको लग रहा होगा कि भैया सॉल्ट क्या चीज है और कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा। ऑब्वियसली सी आपको जानकारी है, आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो सॉल्ट एक कॉमन चीज है, जिसका इस्तेमाल एक गरीब भी करता है तो एक अमीर भी करता है, एक हिंदू भी करता है तो एक मुसलमान करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सॉल्ट ही एक ऐसी कॉमन चीज है जो सबके लिए एक समान है। ठीक है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना काला है ना गोरा है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इस चीज पर उन्होंने रिसर्च वगैरह किया। इसके बाद होता क्या है कि उस टाइम के जो भारत के मालिक थे, भारत के मालिक को उस टाइम पर क्या जाता, वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि उस टाइम के जो मालिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, वायसराय कहा जाता था। अब वायसराय कौन थे उस टाइम के? उस टाइम के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, ये जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें होंगी उनको रिपीट जरूर करूंगा। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन जो है, ध्यान रखिएगा, तो गांधी की खास बात थी। अब सवाल उठता है गांधी की क्या खास बात थी। याद रखिएगा कि हजारों आपके व्यक्ति थे, लेकिन गांधी की ऐसी क्या खास बात थी, गांधी को लाइमलाइट में रहना काफी ज्यादा पसंद था। कैसे था? जब भी वो कोई मूवमेंट करते तो वो क्या करते, जो उस टाइम के भैया कम्युनिकेशन जो आपके रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल करते, जैसे एग्जांपल के तौर पे रेडियो। और इसके साथ साथ उस टाइम के गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देते थे। ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी। यहाँ पे अपने फॉलोअर को उन्होंने बुलाया, मीटिंग वगैरह की, मीटिंग करने के बाद, ठीक है, और दूसरी सी बात है, धीरे धीरे वो बात फैलेगी, फैलनी तो स्टार्ट हो गई। उन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन के नाम पर, और जहां उन्होंने 11 मांगे रखी। अब वो 11 मांगे क्या थी? 11 मांगे बेसिकली वो पहली जो चीज कि भैया हमें फुल इंडिपेंडेंस यानी कंप्लीट स्वराज चाहिए, जो कि आपको समझाया गया था। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारे कई मांगे थी कि भैया जो सॉल्ट पे टैक्स लग रहा है उसको कम किया जाए, या उसको एक तरह से, ध्यान रखिएगा, रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। सॉल्ट एक नेचुरल चीज है जिस पर भैया आपको कोई लीगल टर्म या लीगल इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बहुत सारी मांगे रखी गई। ओके, अब बात भैया लॉर्ड इरविन की कर रहे हैं, तो अब वो लेटर भैया लॉर्ड इरविन के पास पहुंचा। अब जैसे ही पहुंचा, उसके जो पर्सनल असिस्टेंट है उन्होंने कहा कि गांधी ने भी एक लेटर दिया है। अब लॉर्ड इरविन नए नए आए थे, वो कह रहे ये कौन सी चिड़िया का नाम है गांधी, कुछ होगा छोटा मोटा चीज। उन्होंने क्या करा, बिना लेटर पढ़े ही फाड़ फोड़ कर भैया कूड़ेदान में डाल दिया, यानी उनका जो डस्टबिन होता है उसके अंदर डाल दिया। अब गांधी वेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटम वो दे चुके थे, ध्यान रखिएगा, कि भैया 11 मेरी अगर 11 मांगे पूरी नहीं हुई तब जाकर मैं करूंगा। अब वो टाइम जो था धीरे धीरे निकलता हुआ जा रहा था। अब समय आ चुका था, ध्यान रखे, उन्होंने देखा कि भैया मेरी बात के लिए कोई रिस्पांस तो गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं। उन्होंने क्या करा, अपने जो 78 फॉलोअर हैं, यानी 78 फॉलोअर, अपने आश्रम, साबरमती आश्रम से वहां से निकले। अब बेसिकली उस टाइम पर गांधी को वन मैन आर्मी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनके साथ भीड़ जुटनी स्टार्ट हो जाती है। निकले तो 78 से थे, ध्यान रखिए, लेकिन धीरे धीरे गांवों के बीच होते हुए जहां जहां जा रहे थे वहां पर उन्होंने वो स्पीच वगैरह देनी, सब कुछ करना स्टार्ट किया। अब यहाँ से उन्होंने एक नया आंदोलन स्टार्ट किया। उस आंदोलन को क्या कहा जाएगा?
बेसिकली अगर देखा जाए तो साबरमती आश्रम से वो निकले, और धीरे धीरे जब निकले तो वो एक जगह पर साबरमती आश्रम से कहाँ जाकर पहुंचे, दांडी पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे वो, दांडी। अब आप कहोगे दांडी है क्या। दांडी एक गुजरात में एक तटीय यानी सी आपका एरिया है, जहां पर गांधी गए और उन्होंने नमक जो है यानी बनाकर सॉल्ट बनाकर क्या करा, उस कानून को, उस जो आपका लॉ होता है, ध्यान रखिए, उसको उन्होंने तोड़ा। इस तरीके से शुरुआत हुई किसकी, ध्यान रखिएगा, आपके सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट्स की। मैं बात किसकी कर रहा था, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट्स की। अब ये क्या है, इसे पहले नोट करें, फिर आपको बताते हैं। नोट कर लिया होगा। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ओके। हिंदी में क्या कहते हैं, समन्वय अवज्ञा आंदोलन, ओके। इसे ही क्या कहा जाता है, सॉल्ट मार्च कहा जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा दांडी मार्च। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, सॉल्ट ब्रेक मूवमेंट, ओके। इसके साथ साथ एक और चीज कही जाती है, क्या चीज, ब्रेक लो, कानून तोड़ो, नॉट हेल्प। बेसिकली अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। आपके एनसीईआरटी की किताबों में ये देखने को मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे उसे। एक क्लास आपकी होगी एनसीईआरटी बेसिस पर, जहां मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसको रीडिंग करने के साथ साथ चीजें आपको समझाऊंगा, ताकि आप बेहतर ढंग से एक तरह से जो क्लास की इम्पोर्टेंट चीजें हैं समराइज तरीके से आप उन चीजों को समझ सकें, ओके। तो इसके बेसिकली ये चीज है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सॉल्ट मार्च इसे क्यों कहा जा रहा, दांडी मार्च आखिर क्यों कहा जा रहा। अब यहाँ पर इस मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों कहा गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये हो गया, पहले उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसका बेसिक मतलब क्या था, नॉट टू हेल्प, यानी उनकी मदद ना करना। मदद नहीं करेंगे तो वो जल्द ही हमें आजाद करके चले जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े भारत को अकेले संभालना बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या करा, भैया लोहा गर्म था, हथौड़ा उन्होंने मारा। लोगों के दिलों में चिंगारी तो जल रही थी नेशनलिज्म की। उस नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए इन्होंने इस मूवमेंट को भैया स्टार्ट किया। अब जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर एक चीज नोटिस हुई। क्या नोटिस किया गया, कि लोग इससे जुड़ना स्टार्ट करें, एज कंपेयर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उससे ज्यादा लोग इसमें जुड़े। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो रही वो मेल की जगह फीमेल की सबसे ज्यादा रही। और यहाँ पर भी वही चीजें हुई, लोगों ने कह सकते हो कि डोमेस्टिक जो आपके मटेरियल्स होते हैं, डोमेस्टिक गुड्स होते हैं, उनको प्रोपोगेट किया, यानी प्रमोट किया एक तरह से। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, कि जितने विदेशी यानी फॉरेनर गुड्स थे, ध्यान रखिए, उन सब को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये सारी चीजें जैसा कि उस टाइम पीरियड में हुआ था वही चीज सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ फर्क यहाँ पर है कि पहले सिर्फ मदद नहीं करना था, अब यहाँ पर क्या है, मदद नहीं भी करनी और उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ना भी है, जो कि इस नेचर में आपने देखने को मिला। गांधी ने क्या करा कि उनकी हेल्प नहीं की। दूसरी चीज आपने देखा कि भैया उनके कानून जो थे उनको बनाकर उन्होंने तोड़ा और बताया, इस तरीके से इंडिकेशन दिया कि बस भाई हो गया, अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, ठीक है,
वी डोंट वांट स्वराज, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फुल स्वराज, यानी कंप्लीट स्वराज, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए, यानी घर मेरा है, थाली मेरी है, सब कुछ मेरा है, तो उस पर अधिकार भी मेरा होना चाहिए और पूरी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया उसको शेयरिंग एंड केयरिंग वाला फॉर्मूला अपनाया जाए कि भैया थोड़ा सा तो भी इस्तेमाल कर ले, थोड़ा मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस तरह की चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन जैसा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ हुआ, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, तो बेसिकली इसमें देखा जाता है कि इस पे पार्टिसिपेट करने वाले जितने लोग थे वो डेली बेसिस वाले लोग थे। कैसे लोग थे, डेली बेसिस वाले लोग थे। डेली बेसिस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग थे जो काम करते थे। अभी यहाँ पर सवाल उठा कि भैया वो फैमिली को संभाले या फिर वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। तो ऑब्वियसली सी बात है कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए इनकम और अर्निंग का होना जरूरी है। अगर अर्निंग और इनकम नहीं होगी एक तरह से, तो आपका मतलब लाइफ को सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में लोगों ने ऑब्वियसली सी बात है किसे चुना होगा, जी, अर्निंग को चुना होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, लोग इससे अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखा गया कि ये जो मूवमेंट था बेसिकली डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करने के लिए था। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि डोमेस्टिक गुड्स जो होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम एक तरह से परचेज नहीं कर सकते या यूज ज्यादा नहीं कर सकते, ये चीज थी। इसके साथ साथ देखा जाता है कि जो फीमेल थी, ध्यान रखिएगा इसमें पहले की तरह जो गलतियां थी कि भैया चोरा चोरी कांड में कि लोग जो थे वो अवेयरनेस नहीं थे, मूवमेंट कैसे करना होता है उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी, ये जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया कि लोग इस मूवमेंट के अंदर हाइपर हो गए। हाइपर का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एक कदम आगे बढ़ जाना। इस वजह से ध्यान रखिए इस मूवमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। एक टाइम तो लगा कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहेगा और अंग्रेज जल्द ही हमें आजाद करके चले जाएंगे, और इसका प्रेशर देखने को मिल रहा था। अंग्रेजों को कह सकते हो कि अपनी नानी याद आ रही थी, उन्हें याद आ रहा था, ध्यान रखिए 1857 का वो टाइम जब उनकी बैंड बजाई गई थी, उन्हें रियल में ऐसा एहसास इस टाइम पर होने लगा था, क्योंकि इस टाइम पे मेजोरिटी जो थी वो काफी ज्यादा थी। इस मूवमेंट को सिर्फ एक स्मॉल मूवमेंट के तौर पे नहीं देखा जा रहा, इस मूवमेंट को भी नेशनल मूवमेंट कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ किसी एक इलाके पर नहीं बल्कि कई इलाकों पे पड़ता हुआ दिख रहा था। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं ये आंदोलन जो है वो सफल होते हुए भी असफल रहा, और इसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई। तो आज की क्लास जो आपको पढ़ाई गई है, तो उस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और आपने क्या समझने की कोशिश की, एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं, ताकि जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो आपको चीजें अच्छी ढंग से समझ में आ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात किया कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फिर हमारी क्लास की शुरुआत हुई यहाँ पर स्वराज से, फुल कंप्लीट स्वराज के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमारा जो मोस्ट वांटेड टॉपिक था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये जाना कि ये क्या होता है, ये कैसे एक्सपेंड हुआ, इसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ा, लोग एक साथ कैसे जुड़ना स्टार्ट हुए, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ एक और चीज पढ़ी कि क्यों आखिर नॉन कोऑपरेशन की तरह इसके भी हालात जो थे वो सेम रहे। तो ये कहानी रही आपकी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपकी क्लास है वो आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बाकी से पढ़ लें, नोट कर लें।